दोस्तों ये हमारा जापान कोरिया चाइना सीरीज का आखिरी पार्ट है। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि कैसे 1868 में अमेरिका के इंटरवेंशन की वजह से जापान में शोगन्स को अपने हाथों से पावर गंवानी पड़ती है और सारी पावर चली जाती है मेजी एम्पायर के हाथ में। जैसे ही मेजी एम्पायर के हाथ में पावर आती है, उसी पल से जापान अपना एक्सपेंशनिज्म शुरू कर देता है। 1894 में जापान एक बहुत ही जोरदार हमला करता है कोरिया के ऊपर और कोरिया में से जोसियोन डायनेस्टी और चिंग डायनेस्टी को दोनों को ही कोरिया से बाहर निकाल देता है। चाइना के भी कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट इलाकों पे जापान अपना कब्जा कर लेता है और क्योंकि चाइना उस युद्ध में हार जाता है जापान से, तो इसीलिए चाइना ने ताइवान जैसे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स जापान को देने पड़ते हैं और इसी से अंत होता है फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर का। आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि भला कोरिया के दो टुकड़े कैसे हुए। आज की डेट में जो हम कोरिया को जानते हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये भला दो टुकड़ों में कैसे बट गए, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अब दोस्तों इस कहानी के अंदर रशिया की एंट्री होती है। पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर के बारे में, उस वॉर के अंदर जापान चाइना के मंचूरिया के इस इलाके पे पूरा कब्जा कर लेता है और जापान को बाहर निकालने के लिए चाइना की जो डिप्लोमेसी थी वो कुछ इस प्रकार की थी कि एक इन्वेडर को बाहर निकालने के लिए दूसरी फॉरेन पावर का सहारा यहाँ पे लिया जाए। बात यहाँ पर यह है कि 17वीं सेंचुरी में ये जो पूरा इलाका है साइबेरिया का, इसके ऊपर रशियन एम्पायर अपना हक जमा लेता है और रशियन एम्पायर साउथ में अपना एक्सपेंशनिज्म करना चाहता था, जिसको चाइना हमेशा से अवॉइड करता था, रेजिस्ट करता था। लेकिन इस बार क्योंकि मंचूरिया पे जापान ने अपना पूरा कब्जा कर लिया है, तो जापान को मंचूरिया से बाहर निकालने के लिए चाइना ने रशिया का सहारा लेना सही समझा। चाइना के अंदर एक डिप्लोमेट थे ली होंगजैंग। आप यूँ समझ लीजिए कि ली होंगजैंग चाइना की तरफ से सारी बातचीत करते थे। ली होंगजैंग ने सोचा कि क्यों ना रशिया का सहारा लिया जाए जापान को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। ली ने रशिया को कहा कि क्यों ना तुम चाइना की मदद करो जापान को मंचूरिया से बाहर निकालने में, और क्योंकि तुम्हारा भी काफ़ी इंटरेस्ट है मंचूरिया में, अगर तुम हमारी मदद करोगे जापान को यहाँ से बाहर निकालने में, तो हम कोऑपरेशन की बात कर सकते हैं मंचूरिया में। जिसके लिए रशिया एग्री हो जाता है और एक सीक्रेट मीटिंग के लिए मॉस्को में ली होंगजैंग को इनवाइट करता है। जिस मीटिंग में रशिया ली होंगजैंग को ये कहता है कि हम तुम्हारी मदद कर तो देंगे जापान को बाहर निकालने में, लेकिन बदले में हमारे को कुछ स्पेशल राइट्स चाहिए चाइना के अंदर, जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे अपने हिसाब से। जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जिसके तहत रशिया चाइना के अंदर एक रेलवे बनाना चाहता था जो कि साइबेरिया को मंचूरिया से जोड़ेगी वाया रेलवेज। वहाँ पे रशिया ये कहता है कि हमें खाली रेलवे बनानी है, आप चिंता मत करो, हम आपके देश में मिलिट्री लेकर के नहीं आएंगे। अब देखो दोस्तों, ये तो कॉमन सी बात है, अगर मिलिट्री लेकर के आनी ही नहीं है तो फिर रेलवे क्यों बना रहे हो। खैर वहाँ पर ली होंगजैंग उनकी इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और रशिया की बात मान करके जापान को बाहर निकालना उनकी पहली प्रायोरिटी बन जाती है। वहाँ पर रशिया की लीडरशिप में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों आते हैं एक ट्रायंगुलर अलायंस बना करके और जापान को प्रेशराइज करते हैं मंचूरिया से बाहर निकलने के लिए, जो कि वहाँ पर वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो गैम्बल खेला था ली होंगजैंग ने, वो महंगा पड़ता है। रशिया ने अपनी रेलवे लाइन तो बना ली थी मंचूरिया के अंदर, लेकिन जैसे ही वो रेलवे लाइन बनकर तैयार हुई, रशिया ने वही चीज़ कहनी शुरू कर दी कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर रशियन मिलिट्री को लाना ज़रूरी है। और वहाँ पर चाइना बहुत मजबूर हो गया रशिया की बात मानने के लिए, जिसके तहत रशियन मिलिट्री को वहाँ पर भी अंदर आना पड़ा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे कोरिया चाइना और जापान के बीच में एक बैटल फील्ड बन करके रह गया था, वही सेम सिचुएशन अब मंचूरिया के साथ भी हो रही थी। ठीक सेम सिचुएशन है, बस कोरिया की जगह पर यहाँ पर मंचूरिया है और आमने सामने यहाँ पर कौन है, रशिया और जापान।
अब मंचूरिया के लिए लड़ाई शुरू होने वाली है। बातचीत आगे बढ़ती रहती है कि 1904 में फाइनली रशिया जापान वॉर यहाँ पर शुरू होती है, जिसके अंदर सरप्राइजिंगली जापान इस वॉर को जीत जाता है और रशिया यहाँ पे हार जाता है। अब एक तरफ तो ये तीन देश आपस में इन्वॉल्व हैं, लेकिन दूसरी तरफ दूर पश्चिम में अमेरिका ये सारी सिचुएशन बैठ करके देख रहा है। अमेरिका में इन दोनों प्रेसिडेंट थे थियोडोर रूजवेल्ट। रूजवेल्ट वहां पर वैसे तो जापान का सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो ऑब्वियसली रशिया के खिलाफ थे। यूरोप के अंदर जो उनका कॉन्फ्लिक्ट चलता है रशिया के साथ, उसकी वजह से वो रशिया की तरह सपोर्ट में नहीं आते हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका शुरुआत में तो जापान का साथ देता है, लेकिन जापान के अंदर भी जो मेजी एम्पायर था, वो जो लगातार एक के बाद एक एक्सपैंड किए जा रहा था, लगातार एक के बाद एक जीत हासिल किए जा रहा था, वहां पर अमेरिका को भी इनसिक्योरिटी थोड़ी बहुत होने लगी। शुरुआत में जो अमेरिका जापान के सपोर्ट में था, वो बाद में कहने लगता है कि क्यों ना हम बैठ करके बातचीत करवाएं रशिया और जापान की मिल करके। और यहाँ पर साइन होती है ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ। ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर के पोर्ट्समाउथ इलाके में साइन हुई थी, जिस ट्रीटी के अंदर जापान अपनी कुछ शर्तें रखता है। पहली शर्त, कोरिया के ऊपर जो जापान का कब्जा है उसको रशिया लेजिटिमेट मानेगा और जापान के रूल के अंदर रिकॉग्नाइज करेगा। मंचूरिया से सारी फोर्सेस को बाहर निकालना पड़ेगा रशिया ने। सखालिन आइलैंड पर भी जापान का कंट्रोल होगा और पोर्ट आर्थर और ताइलिन पर भी जापान कंट्रोल करेगा। अब रशिया उस स्थिति में नहीं था कि जापान की कंडीशंस को मना कर सके, क्योंकि बहुत नुकसान हो गया था रशिया का इस वॉर में और वो हार भी गए थे। रशिया चुपचाप जापान की इन सभी शर्तों को स्वीकार कर लेता है। अब ये सब कुछ जो दोस्तों एक तरफ चल रहा था, दूसरी तरफ 1898 में, थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैं पीछे लेकर के जा रहा हूँ, 1898 में यहाँ पर बॉक्सर रेबेलियन की शुरुआत होती है। चाइना के अंदर जो अभी भी चिंग डायनेस्टी है, चिंग डायनेस्टी जो कि जापान से बहुत ही बुरी तरीके से हार चुकी है, और जापान से हारने के बाद जो पूरा चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर है एशिया के अंदर भी और बाहर भी पूरी तरह से बिखरने लगता है। वेस्टर्न पावर्स और बाकी की फॉरेन पावर्स चाइना के अंदर आकर के अपना अपना हक जमाने लगती हैं। जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, हर कोई चाइना को अपने अपने हिसाब से बांटने में लगा हुआ था। इसी को देखते हुए चिंग डायनेस्टी यहाँ पर बहुत ही कमजोर बनने लगती है और चाइना के अंदर कुछ मार्शल आर्टिस्ट थे जिनको ये लगता था कि हमारे ऊपर जो डायनेस्टी रूल कर रही है ये अब कैपेबल नहीं है चाइनीज इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो अब हमें ही आवाज उठानी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ मार्शल आर्टिस्ट की फोर्सेस ने अपनी एक अलग आर्मी बनाई जिनको बॉक्सर्स का नाम दिया गया। इनका मेन मोटिव ये था कि फॉरेन पावर्स को अपने देश से बाहर निकालना और फॉरेन पावर्स के द्वारा जितनी भी चीजें लाई गई हैं उनको खत्म करना। इन बॉक्सर्स के निशाने पर जो सबसे पहले लोग थे वो थे चाइनीज क्रिश्चियंस। इनको दोस्तों ये लगता था कि क्रिश्चियनिटी और कैथोलिसिज्म एक बाहर से लाया हुआ एक रिलीजन है जिसको यूज किया जा रहा है चाइनीज पॉपुलेशन को कोलोनाइज करने के लिए, ताकि अगर चाइनीज पॉपुलेशन कोलोनाइज होएगी तो यूरोप से और वेस्टर्न नेशन से जो भी कमांडमेंट्स आएंगी चाइना उन्हीं पे चला करेगा। तो इस रिलीजन का इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए बॉक्सर्स का यहाँ पर सबसे पहला टारगेट थे चाइनीज क्रिश्चियंस। जितनी भी टेक्नोलॉजी वेस्टर्न नेशंस और फॉरेन पावर्स यहाँ पर चाइना में लेकर के आए थे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक होने लगे, जैसे टेलीग्राफ, रेल रोड्स, वेस्टर्न स्कूल्स के ऊपर भी अटैक यहाँ पर होने लगे। लेकिन अच्छा, बॉक्सर्स तो यहाँ पर फॉरेन पावर्स को बाहर निकालने के लिए पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चिंग डायनेस्टी यहाँ पर काफी कंफ्यूज दिखाई देती है। चिंग डायनेस्टी को यहाँ पर समझ में नहीं आता कि भला वो यहाँ पर साथ किसका दे। क्या वो फॉरेन पावर्स का साथ दें बॉक्सर्स को दबाने के लिए, या फिर वो बॉक्सर्स का साथ दें फॉरेन पावर्स को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही चिंग डायनेस्टी के हक में नहीं है। अगर वो फॉरेन पावर्स को बाहर निकालते हैं तो बॉक्सर्स के साथ तो उनकी वैसे भी बनती है नहीं, क्योंकि बॉक्सर्स ये समझते हैं कि भी ये चिंग डायनेस्टी की नाकामी है कि फॉरेन पावर्स यहाँ पे इतना घुसी हैं। और अगर चिंग डायनेस्टी बॉक्सर्स का साथ देती है तो कल को बॉक्सर्स ही उनको ओवरथ्रो कर देंगे, क्योंकि बॉक्सर्स नहीं चाहेंगे कि वापस से चिंग डायनेस्टी का एकदम से सेटल हो यहाँ पे, क्योंकि उनकी वजह से इतना बेड़ा गर्क हुआ है। तो चिंग डायनेस्टी यहाँ पे किसका साथ दे। अब यहाँ पर जो चिंग फोर्सेस और बॉक्सर्स के बीच में एक जो टेम्परेरी अलायंस बना है, इसके रिप्लाई में
कुल 8 वेस्टर्न देशों की समुद्री सेना आ जाती है चाइना पे हमला करने के लिए। जापान, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी और अमेरिका, इन 8 देशों की समुद्री सेना वॉरशिप्स आ जाती हैं बीजिंग के पास, जिसमें एक तरफ तो ये 8 देशों की समुद्री सेना है और एक तरफ 1 लाख बॉक्सर्स हैं और बाकी की चिंग फोर्सेस। क्या लगता है कौन जीतेगा इन दोनों में से? यहाँ पर जो 8 देश मिलकर के चाइनीज फोर्सेस को हराने के लिए आए थे, वो पूरी तरह से चाइनीज फोर्सेस यानी बॉक्सर्स और चिंग फोर्सेस को चकनाचूर कर देते हैं, बिल्कुल हरा देते हैं और फॉरेन पावर्स की यहाँ पर जीत हो जाती है, जो कि पहले से भी ज़्यादा ब्रूटल तरीके से अब चाइना को अपने अपने हिसाब से बांटने के लिए लगते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों चिंग डायनेस्टी जो चाइना की पॉपुलेशन की नज़रों में पहले से कमज़ोर तो थी ही, लेकिन अब उन्होंने मैंडेट ऑफ हेवन भी खो दिया है। मैंडेट ऑफ हेवन क्या होता है वो मैं आपको पिछली वीडियो में बताया है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। अब उन्होंने रूल करने का हक यहाँ पर खो दिया है, तो इसीलिए 1912 में अब चिंग डायनेस्टी का भी कोलैप्स हो जाता है और फॉरेन पावर्स यहाँ पर अपने अपने हिसाब से रूल चलाने लगती हैं। 1912 में उनका कोलैप्स हुआ और इसके ठीक 2 साल बाद ही 1914 में यूरोप के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाता है। तो जितनी भी फॉरेन पावर्स चाइना के अंदर अपनी आर्मी लगा करके रखी हुई थी, जो नेवल फोर्स लगा करके रखी हुई थी, उन सब को कहीं ना कहीं चाइना से विथड्रॉ करना पड़ता है, चाइना को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि यूरोप में उनकी एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है और उनके जितने भी रिसोर्सेज हैं अब वो चाइना में और नहीं लगा सकते, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा एक नया वॉर स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर फ्रांस और ब्रिटेन की हालत खराब होने वाली है। जीत तो वो गए थे वर्ल्ड वॉर 1 को, लेकिन जो हालत खराब हुई थी जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन इन सब की, वो इस वक्त चाइना के अंदर अब रूल करने के मूड में नहीं थे। दूसरी तरफ रशिया के अंदर भी रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था जार निकोलस को हटाने के लिए, तो वो भी उस वक्त एक कुछ भी एक्सपेंशन करने के मूड में थे नहीं। यहाँ पर जापान को फिर से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है चाइना के अंदर हमला करने की और कोरिया पर वापस से एक बहुत बड़ा कोलोनाइजेशन करने की। अब जापान ने यहाँ पर इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को देखते हुए, जो जापान ने पहले मंचूरिया का इलाका खो दिया था रशिया, जर्मनी और ब्रिटेन के हाथों, वो अब उन्होंने वापस हासिल करने की सोची। 1932 में एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन जापान फिर से लॉन्च करता है चाइना के ऊपर, जिसके अंदर 1934 तक आते आते लगभग पूरा ईस्टर्न चाइना जापान के कब्जे में आ चुका था। वो वही इलाका जो उन्होंने पहले छोड़ना पड़ा था, अब वो पूरा इलाका जापान के कब्जे में फिर से आ चुका है और वहाँ पर जापान अपनी एक पपेट गवर्नमेंट बिठा देता है, जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ मंचुको। रही बात कोरिया की, तो वो तो पहले से ही जापान के कब्जे में चल रहा था। 1905 में कोरिया और जापान के बीच में एक ट्रीटी साइन की जाती है, जिसके तहत कोरिया ऑफिशियली जापानीज रूल को अपने ऊपर एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर दोस्तों कोरिया के ऊपर जापान का एक बहुत ही ब्रूटल रूल रहा था, ऐसा कहा जाता है। वो ब्रूटल कैसे था अब मैं आपको बताता हूँ। जापान ने दोस्तों पूरा फुल ऑन कोलोनाइजेशन करने की कोशिश करी थी कोरिया के अंदर। पहली चीज, जापान ने कोरिया की आर्मी को डिसबैन कर दिया था, यानी अब कोरिया अपनी खुद की कोई आर्मी नहीं रख सकता। जापानीज आर्मी ही है जो कि कोरिया को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी लेगी। कोरिया के अंदर जितने भी लैंड ओनर्स थे वो ओवरनाइट लेबरर्स बन गए। क्यों? क्योंकि कोरिया के अंदर जितने भी लैंड ओनर्स थे, जापानीज एम्पायर ने उनके ऊपर इतना टैक्स लगाने की बात करी, जो कि आइडियली पॉसिबल ही नहीं था किसी भी लैंड ओनर के लिए जो कोरिया में है उसको पे कर सके। उनके सामने 2 ऑप्शन रखे गए कि या तो ये टैक्स पे करो या फिर अपनी ज़मीन जापानीज एम्पायर के हाथ में दे दो। उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, वो अपनी ही ज़मीन पर ओवरनाइट लेबरर्स बन गए। जापानीज लैंग्वेज का इम्पोजिशन किया गया कोरियन एजुकेशन सिस्टम में, मतलब फुल ऑन कोलोनाइजेशन, जैसे ब्रिटिश ने भारत में किया था। ब्रिटिश ने हमारे देश भारत में दोस्तों क्या किया था, उन्होंने सबसे पहले हमारे कल्चर को ही बैकवर्ड बताने की कोशिश करी थी। ब्रिटेन ने सबसे पहले हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, जो भारत का हमारा एजुकेशन सिस्टम था जो कि गुरुकुल्स में था, उसको ब्रिटिश ने एबॉलिश कर दिया था। एबॉलिश करके अपना खुद का ब्रिटिश क्लासरूम मॉडल यहाँ पर इम्पोज किया था,
वही क्लासरूम मॉडल जिसको हम आज तक भी भारत के अंदर एजुकेशन में फॉलो करते हैं स्कूल्स में। ब्रिटेन ने इंग्लिश लैंग्वेज का इम्पोजिशन किया हमारे देश पे, ऐसा दिखाने की कोशिश करी कि भारत की जो अपनी भाषाएं हैं, हिंदी है, संस्कृत है और अदर रीजनल लैंग्वेजेस हैं, वो तो बहुत ही बैकवर्ड है। ये सीख करके तुम कहाँ जाओगे? इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो फ्यूचर की लैंग्वेज है, कल की आने वाली भाषा है, तुम्हें उसको सीखना चाहिए। ब्रिटेन ने इस तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज का इम्पोजिशन किया। उन्होंने हमारे जितना भी इंडियन हिस्ट्री है, जो हमारा भारतीय इतिहास है, उसको माइथोलॉजी का नाम दिया। जो भी हमारा इंडियन हिस्ट्री जैसे रामायण है, महाभारत है, उसको ये कहा कि ये तुम्हारा हिस्ट्री नहीं है, ये सिर्फ एक माइथोलॉजी है, ये सिर्फ एक मिथ है, ये तुमने अपनी तरफ से कहानियां बना रखी हैं, ठीक है तुम पढ़ते रहो, लेकिन इसको हिस्ट्री मत मानो अपना, ये सिर्फ एक मिथ है, एक माइथोलॉजी है। इस तरीके से भारतीय इतिहास को बेकार बताने की कोशिश उन्होंने करी। ये दोस्तों एक बहुत ही प्रोसेस होता है कोलोनाइजेशन करने का, सामने वाले के माइंडसेट को कोलोनाइज करने का, कि हम सुपीरियर हैं और तुम बैकवर्ड हो, और आने वाली जनरेशन्स के मन में ये बात भर देने का। आज भी भारत में बहुत लोग हैं जो कि अपने ही कल्चर को बैकवर्ड समझते हैं और यूरोपियन और अमेरिकन को फॉरवर्ड समझते हैं आगे जाके। खैर, यही चीज़ जापान ने कोरिया में करने की कोशिश करी। कोरिया की पूरी एजुकेशन को जापानीज एजुकेशन से रिप्लेस करने की कोशिश करी। जापानीज लैंग्वेज का इम्पोजिशन, कोरियन लोगों को ये बताया कि कोरियन कल्चर को फॉलो मत करो, जापानीज कल्चर को फॉलो करो। देखो हम लोग कितने पावरफुल हैं और तुम कितने कमज़ोर हो। हमारा जापानीज कल्चर बहुत अच्छा है, तभी तो हम दुनिया में जीतते आ रहे हैं आज तक। अब कोरिया के लोगों को ये फोर्स किया कि अपने बच्चों का कोरियन नाम मत रखो, जापानीज नाम रखो। इसी की वजह से दोस्तों, अगर आप आज भी अगर कोरिया की सोसाइटी को देखोगे तो उनके अंदर आज भी एक थोड़ी सी कोल्ड वाइब है जापानीज को लेकर के। जैसे हमारा भारतीयों के अंदर कई बार ब्रिटिश कोलोनाइजेशन को लेकर के एक गुस्सा मन में आता है, वैसे ही कोरियंस के मन में भी कहीं ना कहीं आज एक गुस्सा है जापानीज को लेकर के, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से उनको कोलोनाइज करने की कोशिश करी थी। खैर, जापान का ये जो ब्रूटल कोलोनाइजेशन वाला रूल है कोरिया के अंदर, ये कंटिन्यू रहता है आने वाले काफ़ी सालों तक, जब तक वर्ल्ड वॉर 2 में जापान हार नहीं जाता। अब दोस्तों, यहाँ पर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो जाती है और जापान बिल्कुल अपने बीस्ट मोड में आ जाता है। वो किसी को नहीं छोड़ रहा था, हर एक देश को बिल्कुल एक के बाद एक नॉकआउट किए जा रहा था। वो देख नहीं रहा था कि सामने है कौन, चाहे वो हांगकांग हो, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपींस, कोई भी हो। इनमें से बहुत सारी ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, जैसे हांगकांग और सिंगापुर, ये दोनों ब्रिटेन की कॉलोनीज थी। सिंगापुर को दोस्तों उस वक्त ऐसा मानते थे कि उसको कोई जीत नहीं सकता, जो उस वक्त ब्रिटेन की कॉलोनी थी। उसको ऐसा मानते थे कि वो अजेय है, उसको कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि ब्रिटेन की रॉयल नेवी उसकी प्रोटेक्शन कर रही है। ब्रिटेन की एक बहुत बड़ी वॉरशिप थी जो कि सिंगापुर को प्रोटेक्ट करती थी। जापानीज को दोस्तों आधे घंटे से भी कम समय लगा था उस वॉरशिप को डुबोने के लिए। These Japanese pilots who took off from Indochina at breakfast time do not fear the British. They are looking for 2 British battleships that have come to protect Singapore, the venerable Repulse and one of the most modern combat ships of the time, the Prince of Wales, the pride of the Royal Navy. They are both sunk by the Japanese in less than an hour. A fateful date, the end of Great Britain's dominion over the seas. और केवल 2 दिन में पूरे सिंगापुर पे जापान ने कब्जा कर लिया था। ठीक ऐसा ही हांगकांग पे भी किया। फिलीपींस, जो उन दिनों अमेरिका की कॉलोनी थी, जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की भी कॉलोनी हुआ करती थी। अमेरिका जो कि एक डेमोक्रेटिक देश बनता है, वो भी उन दिनों इम्पीरियलिस्ट हुआ करता था। कुछ कुछ नेचर उनका इम्पीरियलिज्म वाला था। हालांकि डेमोक्रेसी उनके देश में थी पहले से ही, लेकिन बाहर उनका कुछ कभी कभी इम्पीरियलिस्ट नेचर निकल करके आ जाता था। जैसे हवाई जो आइलैंड है, जो पर्ल हार्बर है, जिसके ऊपर जापान ने हमला किया था, उनका मिलिट्री बेस था। वो पर्ल हार्बर पहले एक इंडिपेंडेंट हवाई किंगडम हुआ करता था, जिसके ऊपर अमेरिका ने कब्जा किया था। ठीक वैसे ही फिलीपींस भी उनकी कॉलोनी थी।
कहने को वो डेमोक्रेसी है अमेरिका, लेकिन कई बार उनका इम्पीरियलिस्ट नेचर भी सामने निकल के आ जाता है। तो जापान किसी को नहीं देख रहा था उस वक्त, बस सब पे कब्जा किए जा रहा था। यहाँ तक कि जापान ने तो ऑस्ट्रेलिया और भारत को भी धमकी दी थी हमला करने के लिए। ये दोनों ही उस वक्त ब्रिटेन की कॉलोनीज हुआ करते थे, तो इसलिए दी थी। अब यहाँ पर अमेरिका को एक डर सताने लगा कि जापान यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ सोवियत रशिया की जो दुश्मनी है जापान से, इन दोनों की दुश्मनी, मैं आपको पहले बताया कि रशिया की कितनी पुरानी राइवलरी है जापान के साथ मंचूरिया के इलाके को लेकर के, ईस्ट चाइना और एशिया में किसका दबदबा ज़्यादा होगा उसको लेकर के। यहाँ पर अमेरिका को चिंता ये सताने लगी कि जो सोवियत रशिया और जापान की जो राइवलरी है, इसके अंदर अमेरिका कहीं अपने इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज ना कर बैठे, क्योंकि एक तरफ सोवियत रशिया यूरोप में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। यूरोप में जर्मनी में जो एडोल्फ हिटलर था, उसने रशिया पे हमला किया था। आपको वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी अगर पता होगी जिसको, उसको मालूम होगा कि जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने रशिया पे हमला किया था, जिसका रशिया ने बहुत ही मुंह तोड़ जवाब दिया था, और पूरे ईस्टर्न यूरोप के ऊपर सोवियत रशिया अपना एक्सपेंशनिज्म किए जा रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 का एंड ऐसे ही हुआ था। ईस्टर्न यूरोप गया था रशिया के पास और वेस्टर्न यूरोप गया था अमेरिका के पास। लेकिन अमेरिका यही चीज़ एशिया के ईस्ट पार्ट में होने देना नहीं चाहता था। वो ये चाहता था कि जापान को पहले अमेरिका हरा दे, वहाँ पर जाकर के अमेरिका अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे कोरिया में, जापान में, ताकि सोवियत रशिया को ईस्टर्न एशिया कब्जाने का मौका ना मिल पाए। यहाँ पर अमेरिका में प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमन। वो जापानीज राजा हिरोहितो को एक लेटर लिखते हैं। लेटर वो ये लिखते हैं कि अगर यहाँ पर जापान अनकंडीशनल सरेंडर नहीं करता तो अमेरिका कुछ ऐसा करेगा जिसकी जापान ने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। यहाँ पर जापानीज राजा हिरोहितो लिखते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है कर लो, हम तुमसे नहीं डरते। ये जो लेटर आदान प्रदान हो रहा था जापान और अमेरिका के बीच में, इसको रशिया कान लगा करके सुन रहा था कि अमेरिका जापान के बीच में क्या बात हो रही है, और वो भी अपना कैलकुलेशन कर रहा था कि आखिर अमेरिका ऐसा क्या कर देगा जापान के साथ। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। सुबह 11:02। 28,900 फुट की ऊंचाई से फैटमैन को गिरा दिया गया। धमाके से बचने के लिए दोनों प्लेन्स तुरंत मुड़ गए। तभी मैंने एक प्लेन की आवाज सुनी। मुझे ये अजीब लगा क्योंकि एयर रेड वार्निंग खत्म हो गई थी, और जैसे ही मैं मुड़ा बाईस किलो टन TNT की ताकत वाली फैटमैन के विस्फोट से पैदा हुई 4000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की गर्मी और 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा ने पूरे शहर को चपेट में ले लिया। मैं जोर से चीखी। मुझे बस इतना ही याद है। अब ये जैसे ही ये न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका ने गिराया, अमेरिका को लगा कि भाई हमारी ये पावर देख करके सोवियत रशिया बिल्कुल भी ये हिम्मत नहीं करेगा जापान के अंदर घुसने की भी, और हल्का सा भी इस तरफ आगे बढ़ने की। लेकिन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमन, उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल ही फेल हो गई। जिस दिन हिरोशिमा पे बॉम्ब गिराया अमेरिका ने, उसके 2 दिन बाद 8 अगस्त को सोवियत रशिया में स्टालिन ने अपनी रेड आर्मी को आदेश दिया कोरिया पे हमला करने के लिए। कोरिया उन दिनों जापान के कब्जे में था, और वो पहली लाइन ऑफ डिफेंस थी जापान के लिए एशिया के अंदर। अगर कोई भी जापान को कंपटीशन देना चाहता है तो अगर स्टालिन ने अपनी रेड आर्मी को आदेश दिया कि पूरे कोरिया पे कब्जा करने निकल पड़ो। इसका रिजल्ट दोस्तों ये निकला कि कोरिया के नॉर्थ वाले हिस्से से इन्वेजन करने लगा सोवियत रशिया, और साउथ में से बुसान के रास्ते से इन्वेजन करने लगा US आर्मी। ये दोनों ही
ऊपर और नीचे से कोरिया को कब्जा करने लगे। एंड में रिजल्ट ये निकलता है कि सोवियत आर्मी और यूएस आर्मी एक जगह पे आकर के रुकती हैं और एक सीज फायर अनाउंस होता है और एक टेम्परेरी बॉर्डर खींच दिया जाता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। यहाँ से इन दोनों का डिवाइड शुरू होता है दोस्तों कोरिया का, जब एक तरफ नॉर्थ से सोवियत आर्मी ने कब्जा किया और साउथ से यूएस आर्मी ने कब्जा किया, क्योंकि जापान को तो एक तरह से हरा ही चुके थे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा करके, जापान ने सरेंडर कर दिया था उसके बाद। तो कोरिया ही बचा था जो कि जापानीज की एक बहुत ही टाइम से कॉलोनी थी, उसी के ऊपर किसका हक होगा ये डिसाइड करना था। तो एक तरफ से सोवियत रशिया ने कब्जा किया, एक तरफ से यूएस आर्मी ने कब्जा किया और अपने दोनों आर्मीज के एक जगह पर रुक करके एक टेम्परेरी बॉर्डर खींच दिया जिसको कहा गया 38th पैरेलल, आज भी इसको यही कहते हैं। और इस तरह से कोरिया के डिवाइड की शुरुआत यहाँ पर होती है। कोरिया का जो नॉर्थ वाला हिस्सा जो सोवियत आर्मी की कब्जे में था, उसके ऊपर स्टालिन ने एक लोकल कम्युनिस्ट कोरिया का है लीडर किम इल सुंग को एक पपेट लीडर बना करके वहां पर बिठा दिया था। ये किम इल सुंग कौन है दोस्तों? आज की डेट में जो नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर एक तरह से है किम जोंग उन। किम इल सुंग किम जोंग उन के ग्रैंडफादर हैं, यानी दादाजी हैं। ये किम जोंग उन का जो परिवार नॉर्थ कोरिया पे रूल करता आ रहा है, इसकी शुरुआत किम इल सुंग से हुई थी, जो कि सोवियत रशिया ने बिठाया था उस वक्त टेम्परेरीली। अब वहां पर एक तरफ किम इल सुंग को बिठा दिया, दूसरी तरफ साउथ पार्ट में जहां पर यूएस आर्मी का कब्जा है, वहां पर सिंगमैन री जो कि एक तरह का डेमोक्रेट कैपिटलिस्ट, जो कि अगेन अमेरिका का ही एक पपेट स्टूज था, उसको बिठाया गया वहां पर। काफी टेम्परेरीली यहाँ पर ये एक तरफ यूएस आर्मी रहती है और एक तरफ सोवियत आर्मी रहती है। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाता है, चाइना के अंदर भी रेवोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है। चाइना के अंदर 1921 में नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में एक वॉर शुरू हुई थी। ये सब कहानी में दोस्तों मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। चाइना के अंदर जब चिंग डायनेस्टी का कोलैप्स हुआ था, वहाँ पर नेशनलिस्ट कुओमिंतांग की सरकार वहाँ पे आई थी चाइना में, जिनके खिलाफ 1921 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ था। ये वही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है जो आज तक चाइना में पावर में है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी एक सिविल वॉर लड़ना स्टार्ट कर देती है चाइनीज नेशनलिस्ट कुओमिंतांग के साथ, जिसमें चाइनीज नेशनलिस्ट कुओमिंतांग को चाइना छोड़ करके भागना पड़ता है, साथ ही में एक आइलैंड में ताइवान में। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जिनके लीडर थे माओ जेडोंग, वो पूरे चाइना पे कब्जा कर लेते हैं। तो सिचुएशन इस वक्त ये है कि चाइना में है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी माओ जेडोंग, रशिया में है स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, जो कि सोवियत रशिया को चला रहे हैं। कोरिया दो हिस्सों में है इस वक्त। ऊपर वाला हिस्सा है सोवियत आर्मी के कब्जे में, नीचे वाला हिस्सा है यूएस आर्मी के कब्जे में। जापान इस वक्त पूरी तरह सरेंडर कर चुका है अमेरिका के हाथों। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइना के अंदर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आ चुकी थी। माओ जेडोंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं और अपने प्रेसिडेंट बनने के ठीक 2 महीने बाद ही वो मॉस्को की एक विजिट पर चले जाते हैं। सोवियत रशिया दोस्तों यहाँ पर दुनिया का सबसे पावरफुल कम्युनिस्ट देश था उस वक्त, और चाइना जो कि अभी अभी दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाला कम्युनिस्ट देश बना है। ये दो बड़े कम्युनिस्ट देशों के बीच में एक मीटिंग होने यहाँ पर जा रही है, जिसको अमेरिका बड़े ही ध्यान से मॉनिटर करता है। माओ जेडोंग दोस्तों यहाँ पर ये चाहते थे कि रशिया के साथ एक ट्रीटी साइन हो जाए, एक तरह का एक एग्रीमेंट साइन हो जाए, जिसकी वजह से चाइना के बॉर्डर पे कुछ सालों तक शांति बनी रहे। आपको मैंने बताया कि रशिया, चाइना, जापान का क्या डायनामिक्स है, इस पूरे हिस्ट्री में मैंने आपको यही बताया कि ये तीनों आपस में कैसे लड़ते रहते हैं। चाइना के बॉर्डर पे कुछ सालों तक शांति रहे, यही इंश्योर करने के लिए जेडोंग जो है मॉस्को जाते हैं स्टालिन से मिलने के लिए। स्टालिन जो है उस वक्त किसी भी तरह का कोई म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट करने के मूड में उस वक्त नहीं थे कि भाई कोई तीसरा देश अगर हमला कर देगा तो उस पर हम जो है प्रोटेक्शन करेंगे एक दूसरे की। इस तरह का कोई भी डिफेंस पैक्ट करने के मूड में उस वक्त रशिया नहीं था, और स्टालिन जो रशिया के रूलर थे वो नहीं थे उस मूड में। लेकिन वो फिर भी ना चाहते हुए भी चाइना के साथ ऐसा एक म्यूचुअल असिस्टेंस ट्रीटी साइन करते हैं कि अगर सही लगेगा तो दोनों में से एक दूसरे की मदद करने के लिए हम दोनों आ जाएंगे। अब वैसे तो देखो ऑपरेशनली, थियोरेटिकली तो ये जो एक एग्रीमेंट था जिसके अंदर लिखा था कि चाइना मदद करने के लिए आएगा रशिया की, लेकिन ऑपरेशनली अगर देखा जाए तो यहाँ पर मदद तो चाइना को पड़ने वाली थी,
रशिया को भला चाइना की मदद क्यों चाहिए रहेगी? चाइना खुद अभी सिविल वॉर से निकल करके उभर रहा है, वो भला क्या मदद कर सकता है? तो माओ जेडोंग को यहाँ पर ज़्यादा फायदा होने वाला था इस ट्रीटी का। बदले में चाइना को इसकी कीमत भी चुकानी ही थी। रशिया को कुछ स्पेशल एक्सेसेस देने पड़े चाइना ने अपनी ज़मीन पे। लुनशुन और दाइलन जैसे 2 नेवल बेसिस भी रशिया को देने पड़े चाइना ने कुछ समय के लिए। अब यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा था। दूसरी तरफ कोरिया में किम इल सुंग, जो कि नॉर्थ पार्ट पे कब्जा किए बैठा था, और जून 1949 तक आते आते अमेरिकन और सोवियत आर्मी ने दोनों ही अपने अपने देश वापस लौटने लगी थी। जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो सोवियत आर्मी और अमेरिकन आर्मी ने नॉर्थ और साउथ से इन्वेजन किया था कोरिया का, अब दोनों की आर्मी अपने अपने देश वापस जाने लगी। किम इल सुंग अब खुद से कोरिया का नॉर्थ पार्ट को गवर्न कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा उत्सुक था कोरिया के साउथ पार्ट पे इन्वेजन करने के लिए। यहाँ पर किम इल सुंग लगातार स्टालिन और माओ को ये कन्वेंस करने में लगा हुआ था कि तुम दोनों मेरा साथ दो, तुम दोनों बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेशन हो और कोरिया का एक कम्युनिज्म के रूल के अंदर रीयूनिफिकेशन करने में मदद करो। किम इल सुंग का आइडिया ये था कि ये दोनों कम्युनिस्ट देश कोरिया को भी कम्युनिस्ट बनाने के लिए पूरा कम्युनिज्म से रीयूनिफिकेशन करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर किम इल सुंग लगातार कन्वेंस करने की कोशिश करता रहता है माओ जेडोंग और स्टालिन को यहाँ पर, लेकिन शुरुआत में ये दोनों ही मना कर देते हैं। माओ जेडोंग इस बात को लेकर के थोड़ा सा चिंतित थे कि उनका पहले चाइना का रीयूनिफिकेशन हुआ नहीं है। जैसे आपको पता ही है, जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी चाइना के अंदर जिसको माओ जेडोंग ने हराया था, वो ताइवान में जाकर के छिप गए थे। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का तो हमेशा से यही एक विजन रहा है कि ताइवान को चाइना में शामिल करना है, एक रीयूनिफिकेशन करना है। माओ जेडोंग को ये था कि पहले हमारे देश का यूनिफिकेशन हो, उसके बाद कोरिया का देखा जाएगा। यहाँ पर एक बार को स्टालिन माओ का ओपिनियन लेने की कोशिश करते हैं। जब माओ जेडोंग मॉस्को गए हुए थे, वहाँ पर स्टालिन माओ से पूछते हैं कि ये जो किम इल सुंग पीछे पड़ा हुआ है इन्वेजन करने के लिए कोरिया के अंदर, पूरे कोरिया को कम्युनिज्म से यूनिफाई करना चाहता है, तुम्हारा इसमें क्या टेक है? माओ जेडोंग उस वक्त ताइवान की बात तो नहीं करते, लेकिन वो ये कहते हैं कि उनको बहुत खतरा लग रहा है इस वक्त कि कहीं अमेरिका इंटरवेंशन ना कर दे। उस वक्त अमेरिका, जो कि एक न्यूक्लियर आर्म्ड देश है, उसकी पावर दुनिया ने देखी थी उस वक्त रिसेंट में ही जापान पे जिन्होंने 2 बम गिराए थे। उसकी पावर को देखते हुए कहीं अमेरिका इंटरवेंशन ना कर दे कोरिया के इस युद्ध में, अगर आगे बढ़ते हम हैं तो। और हम उस वक्त इस स्थिति में नहीं हैं कि उस वक्त अमेरिका का मुकाबला कर सके, तो इसलिए माओ जेडोंग थोड़ा सा कतराते हैं किम इल सुंग का साथ देने से। दूसरी तरफ स्टालिन भी इतने कोई उत्सुक थे नहीं। चलते चलते ये दोनों अपनी सेनाओं को, अमेरिका और सोवियत रशिया, कोरिया से अपनी अपनी सेनाओं को बाहर निकालने लगते हैं। अच्छा, अब ये सब कुछ तो रशिया और चाइना के बीच में चल रहा था कोरिया को लेकर के, लेकिन अमेरिका में क्या था उस वक्त? अमेरिका में दोस्तों उस वक्त एक नो इंटरवेंशन की पॉलिसी का जोर पकड़ रहा था। उसके अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हमारे जितने भी इंटरेस्ट हैं एशिया के अंदर, उस इंटरेस्ट में से उन्होंने कोरिया को बाहर रखा था। देखो दोस्तों, कोई भी पावरफुल देश होता है वो दुनिया को ये बताता है कि भाई ये हमारी रेड लाइन है, इसके आगे अगर कोई हमारे इंटरेस्ट को थ्रेट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। और हर एक देश ये डिफाइन करता है कि ये हमारी रेड लाइन है, इसको कोई क्रॉस ना करे। तो अमेरिका की वो जो रेड लाइन थी पैसिफिक ओशियन के देशों में, उस रेड लाइन के अंदर अमेरिका ने उस वक्त कोरिया को इंक्लूड नहीं किया। अमेरिका ने उस वक्त एक वाइट पेपर इशू किया था दुनिया में, जिसके अंदर उन्होंने जापान, ताइवान, फिलीपींस, इन सबको ऐड किया था अपने ईस्ट एशिया जोन में, लेकिन कोरिया को ऐड नहीं किया था। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन अपना खुद का एटॉमिक बॉम्ब बना चुका था। अमेरिका के पास जो एक लेवरेज था दुनिया में कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, बहुत पावरफुल देश है अमेरिका, सोवियत यूनियन ने भी अपना खुद का एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था। और अमेरिका की जो पॉलिसी थी कि कुछ भी हो जाए वो इंटरवेंशन नहीं करेंगे कोरिया के अंदर, इसका भी पता सोवियत यूनियन को चल चुका था। हालांकि वैसे तो अमेरिका बहुत चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा था कि हम लोग इंटरवेंशन नहीं करेंगे, लेकिन बोलने के कुछ और करने के कुछ और। लेकिन इसको रीएश्योर करने के लिए
स्टालिन के कुछ स्पाई नेटवर्क था अमेरिका के अंदर कि अमेरिका के अंदर एक्चुअल में क्या बातचीत चल रही है कोरिया को लेकर के वो पता लगा सके। और वहां पर स्टालिन के अपने खुद के पर्सनल स्पाई नेटवर्क में, ऐसा कहा जाता है, इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि उसके अपने नेटवर्क ने ये एश्योर किया कि अमेरिका इस वक्त बिल्कुल कोई मूड में नहीं है कोरिया के अंदर इंटरवेंशन करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर सोवियत रशिया में जो स्टालिन बैठे हुए हैं वो एक छोटी सी गेम खेलने की कोशिश करते हैं। गेम ये थी कि सारा काम करवाओ किम इल सुंग से, उसकी आर्मी लगने दो, कल को कोई मदद की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भेजो चाइना को, इंटरेस्ट पूरे हो जाएंगे सोवियत यूनियन के, लेकिन उसमें स्टालिन के हाथ गंदे नहीं होने देने हैं। वो बोला कैसे? स्टालिन ने किम इल सुंग को ही बुला करके कहा कि देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम कोरिया के अंदर आगे बढ़ो, पूरा कोरिया को कम्युनिस्ट बना दो, यूनिफाई कर दो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी पिटाई होती है इस युद्ध में तो मेरे पास मत आना, उसके लिए तुम माओ जेडोंग की मदद लेना, क्योंकि वो चाहते हैं ताइवान पे कब्जा करना, और उसके लिए अगर एक पेनिनसुला जो कि जापान के लिए फ्रंट डोर है, सबसे बड़ा चैलेंज जापान ही था चाइना के लिए ताइवान पे कब्जा करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर में आपको पता ही है कैसे ताइवान जापान के पास चला गया था। तो उसमें अगर कोरिया पूरा कम्युनिस्ट होगा तो चाइना को भी इससे फायदा होगा, और उसी का इंटरेस्ट है ताइवान में, तो वो तुम्हारी मदद कर देगा, लेकिन मेरे पास मत आना। हाँ, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मदद के लिए चाइना के पास जाना। अब यहाँ पर किम इल सुंग कहता है कि ठीक। फिर इसी चीज को लेकर के किम इल सुंग जाता है चाइना में माओ जेडोंग के पास। किम इल सुंग माओ जेडोंग को कहता है कि देखो स्टालिन ने हाँ बोल दिया है, उसने हाँ बोल दिया है हमारे को आगे बढ़ने देने के लिए, अब आप बताओ कि आप हमारी मदद करोगे क्या? माओ जेडोंग को खतरा था यहाँ पर कि अमेरिकन इंटरवेंशन का, कि कहीं वो इंटरवीन ना कर दे। माओ जेडोंग अपने प्राइम मिनिस्टर जोउ एनलाई, जो कि उस वक्त उनके प्राइम मिनिस्टर थे चाइना के, वो इमीडिएटली उनको बोलते हैं कि रशिया में एक केबल भेजो। उस समय केबल से, टेलीग्राम से एक दूसरे कम्युनिकेट करते थे, फोन या फिर ऐसे कोई हॉटलाइन तो होती नहीं थी। तो केबल भिजवाई गई चाइना से रशिया में, ये इंश्योर करने के लिए कि ये जो किम इल सुंग मुंह उठा करके चाइना आ चुके हैं, ये कह रहे हैं कि स्टालिन ने ग्रीन लाइट दे दी है हमला करने के लिए, तो क्या आपने सच में एश्योरेंस दी है कि वो कर ले कोरिया पे हमला ला करके? स्टालिन का सामने से रिप्लाई दोस्तों ये आता है कि हाँ मैंने ग्रीन लाइट दे तो दी है, लेकिन फाइनल कॉल जो है वो चाइना का होना चाहिए, क्योंकि हम तो कोई सपोर्ट नहीं देंगे अगर उनकी पिटाई अगर होगी तो। तुम्हारे को भी ताइवान पे कब्जा करना है तो तुम दोनों भाई जो हो, किम इल सुंग और माओ जेडोंग, तुम दोनों मिलके फैसला करो कि करना है या नहीं करना। मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फाइनल कॉल तुम्हारा होगा। स्टालिन का प्लान दोस्तों उस वक्त ये था कि अगर किम इल सुंग ये वॉर शुरू करता है साउथ कोरिया में तो मदद की जरूरत तो उसको लगेगी ही लगेगी। वहां पे अगर बाई चांस अमेरिकन आ भी गए, इंटरवेंशन करते भी हैं, तो किम इल सुंग किसके पास जाएगा? चाइना के पास जाएगा, क्योंकि स्टालिन ने तो पहले मना कर दिया कि मैं कोई मदद नहीं करने वाला। वो अगर चाइना के पास जाएंगे तो चाइना भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा और रशिया के ऊपर वो और ज्यादा डिपेंड हो जाएगा, जिससे रशिया अपनी और भी ज्यादा बातें मनवा पाएगा चाइना से और किम इल सुंग दोनों से। और ये जो पूरा कम्युनिस्ट एरिया है यहाँ पर सिर्फ स्टालिन की ही फिर चलने वाली है। ये पूरा प्लान दोस्तों था रशिया का इस कोरियन वॉर से बेनिफिट लेने का। चाइना का अपना प्लान था कि अगर एक बार ये कम्युनिस्ट एरिया पूरा बन गया फिर ताइवान को लेना आसान हो जाएगा। अब ये सब कुछ कौन देख रहा था? ये सब कुछ अमेरिका देख रहा था कि कैसे प्लानिंग बनाई जा रही है उसके खिलाफ पूरे कोरियन पेनिनसुला में, जापान के पास, ताइवान के पास। जो अमेरिका की नो इंटरवेंशन की पॉलिसी थी, जो कि कागजों पे उन्होंने वाइट पेपर इशू किया था कि हम लोग तो नहीं इंटरवेंशन करेंगे, रातों रात उस पॉलिसी का रिवर्सल हो गया और अमेरिका ने अपनी सेना भेजने का ऐलान किया कोरिया के अंदर। और यहीं से एक कोरियन वॉर की शुरुआत होती है, जहां पर चाइना के द्वारा बैक की गई। चाइना में दोस्तों माओ जेडोंग ने अपने कई सारे कोरियन ट्रूप्स, जो कि चाइनीज सिविल वॉर में मदद की थी चाइनीज की, जिन्होंने वो सारे किम इल सुंग के सपोर्ट में भेजे थे। यहाँ पर साउथ में से, बुसान से यूएस आर्मी फिर से घुसने की कोशिश करती है, ताइवान को पूरा ब्लॉक कर देती है कि कहीं चाइना ताइवान पे कब्जा करने के लिए ना आ जाए। यहाँ पर यूएस आर्मी ताइवान को ब्लॉक करती है और साउथ कोरिया से इन्वेजन शुरू करती है और एक कोरियन वॉर की यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। लगभग 3 साल तक ये कोरियन वॉर चली थी और इसका रिजल्ट क्या निकला? कुछ भी नहीं।
इस वॉर को कोई नहीं जीत पाया। साउथ कोरिया वहीं पे रहा, जो कि साउथ कोरिया में जो कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस था वो वहीं पर बना रहा। काफी हद तक पहले किम इल सुंग ने साउथ कोरिया पे कब्जा कर लिया था, सियोल पे कब्जा कर लिया था, इंचन पे कब्जा कर लिया था। लेकिन बाद में आपको पता है कि अमेरिका की फोर्सेस का कितना बड़ा फायर पावर है, वो किसी को भी हरा सकते हैं, बहुत बड़ा उनका आर्मी मिलिट्री है। तो वो वहां पर उसको पीछे धकेल कर किम इल सुंग को उसी पॉइंट पर वापस ले आए जहां पर वो पहले थे। जो 38th पैरेलल जो सोवियत आर्मी और अमेरिकन आर्मी खींच करके गए थे, वही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर बन गया और आज तक वही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि ये वॉर अभी तक खत्म नहीं हुई है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में वॉर टेक्निकली अभी भी चालू है, क्योंकि वो जो कोरियन वॉर रुकी थी वो जस्ट एक सीज फायर था अमेरिकन फोर्सेस और किम इल सुंग की फोर्सेस के बीच में, जो कि चाइना के थ्रू बैक थी। उसमें कोई किसी की जीत नहीं हुई। जैसी सिचुएशन पहले थी वैसी ही बनी रही। 38 पैरेलल को ही डीमिलिटराइज जोन के रूप में एक बॉर्डर मान लिया गया। यहाँ पर ना ही नॉर्थ कोरिया की फोर्स आएगी ना ही साउथ कोरिया की फोर्स आएगी। और आज की सच्चाई भी यही है, यही नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का बॉर्डर है तब से लेकर आज तक। ये दोस्तों पूरी कहानी थी कोरिया, चाइना और जापान की। ये 3 पार्ट्स में टोटल इसको डिवाइड किया मैंने। मैं चाहूँगा कि आपने अगर पिछले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप जाकर के वो देखें, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। कमेंट्स में दोस्तों नीचे बताइए कि आप अगली किस पे सीरीज देखना चाहते हैं। मैं ऐसी पूरी सीरीज अगले किसी और टॉपिक पे भी लेकर के आऊँगा। नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि ये सीरीज कैसी लगी और अगली किस सीरीज आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। अब यहाँ तक दोस्तों अगर आपने वीडियो को देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड सर्कल में इस पूरी सीरीज को शेयर भी ज़रूर करना। मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय बाय।